12,000 करोड़ का मालिक आज सड़क पर आ गया, जिसने अपनी आत्मकथा में लिखा, मरने से पहले सब कुछ अपनी औलाद को मत देना। ये कहानी है एक ऐसे बेबस बाप की जिसने अपने बेटे को सब कुछ दिया और बेटे ने दुनिया भर के दर्द उसके दामन में भर दिए। ये कहानी है ऐसी शख्सियत की जो हजारों करोड़ों का मालिक और फिर बेटे की वजह से एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। ये कहानी है ऐसे शख्स की जो पद्मश्री से सम्मानित हुआ और फिर वक्त के पहिए में समा गया। ये कहानी है ऐसे व्यक्ति की जिसने विश्व पटल पर अपने व्यवसाय का परचम लहराया। ये कहानी है रेमंड की, जिसके शूटिंग शर्टिंग को पहनकर दूल्हा भी तभी कंप्लीट होता था जब इनकी शूटिंग पहन लेता था। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं विजयपत सिंघानिया की। विजयपत सिंघानिया को जानने के लिए हमें जानना होगा उनके अतीत के कुछ पन्नों का हाल। मित्रों, ये कहानी एक सबक भरी कहानी है जिसे आप जरूर सुनें। विजयपत सिंघानिया के जो पूर्वज हैं वो राजस्थान के शेखावटी के रहने वाले हैं। शेखावटी से चलकर वो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर में रहने लगे हैं। आकर व्यवसाय करते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय उनका चल रहा है और उस समय उनके घर में एक विवाह होता है। विजयपत सिंघानिया के पिता कैलाशपत सिंघानिया उस समय घर के मुखिया हैं और जो उनके यहाँ विवाह समारोह हो रहा है तो व्यवस्थाएं उनके अपने हिसाब से करते हैं आदमी। उस समय एक बड़ी ऐसी घटना हुई, मैं तो यूं कहूँगा कि रेमंड का जो बीज पड़ा वो उस विवाह में ही पड़ा। विवाह समारोह चल रहा था और वहाँ पर बर्फ कम पड़ गई थी, आइस कम पड़ गई थी, तो व्यवस्थापकों ने तुरंत वहाँ से बर्फ मंगवाई और बर्फ मंगवा के समारोह में प्रस्तुत की। थोड़ी देर बाद बर्फ फिर खत्म हो गई तो वो फिर पहुंचे, वहीं पास में फैक्ट्री थी और इस बार जो बर्फ फैक्ट्री का मैनेजर था वो झुंझला गया। बोले, आप बार बार बर्फ लेने आ जाते हो और जब इतना ही करना है तो फैक्ट्री क्यों नहीं खोल देते। कैलाशपत सिंघानिया को ये बात जब पता चली तो उन्हें ये बहुत बुरी लगी। विवाह समारोह जब विश्राम हो गया तो उन्होंने कानपुर में ही एक बर्फ फैक्ट्री खरीदी, केवल इस बात पर, क्योंकि कभी कभी कोई बात जब लग जाती है तो व्यक्ति फिर उस पर काम करता है, चुनौती के रूप में ले लेता है। और कैलाशपत सिंघानिया ने बर्फ की फैक्ट्री ली, बर्फ की फैक्ट्री चलाने लगे और वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आई। जब एक व्यवसाय प्रॉफिट में आने लगता है तो फिर दूसरा व्यवसाय भी उसके साथ सोचता है। तो इसी तरह से उन्होंने कपड़े के व्यापार में, वूलन के व्यापार में अपना हाथ डाला और उनका सिक्का चल पड़ा। कानपुर में जो व्यवसाय था उसको और बढ़ाते हुए वो पहुंच गए वर्ष 1942 में मुंबई यानी महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं और कैलाशपति सिंघानिया को 4 अक्टूबर 1938 को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वो नाम रखते हैं उसका विजय, और जिनकी कहानी मैं आज सुना रहा हूं विजयपत सिंघानिया। तो उनका जन्म 1938 का है और वो 1942 में पहुंचते हैं व्यवसाय के संबंध में मुंबई, और मुंबई में एक वूलन फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री को वो खरीद लेते हैं। 1942 में उस फैक्ट्री का नया नाम रखते हैं रेमंड में, जो बाद में विश्व विख्यात हुआ और इसकी शुरुआत 1942 में हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि विजयपत सिंघानिया अपने पिता के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और पिता के साथ व्यवसाय में कदम से कदम मिलाकर चलने लगे थे।
तो जिसका जन्म व्यवसायिक माहौल में हुआ और उसे ऐसे अवसर मिले कि वो एक से एक सीढ़ियां चढ़ते हुए वो व्यवसाय को शिखर पर ले जाने का काम करने लगे। अब कैलाशपत सिंघानिया अपने बेटे के साथ बहुत अच्छी तरह बिजनेस कर रहे हैं और ये काम लगातार शिखर यानी सफलता की तरफ है और इस तरह 20 वर्ष बीत जाते हैं। पहला शोरूम खुलता है मुंबई में रेमंड का। जब कभी कोई बिजनेस होता है या कोई काम होता है और पहला कदम जो होता है वो याद रखा जाता है। आज तो रेमंड जन जन में पहचाना ब्रांड है, लेकिन उस समय इस शिखर पे नहीं था। वो रेमंड का पहला शोरूम खुलता है और जब मुंबई में ये शोरूम बहुत अच्छी तरह काम कर रहा होता है, फिर ये सपना देखते हैं कि हमारे शोरूम भारत के बड़े बड़े नगरों में हों और बड़े बड़े नगरों के साथ उन्होंने ये प्रयास जब शुरू किया तो फिर पहला विदेशी कदम यमन में रखा गया। यमन में भी रेमंड का शोरूम खुल गया। सफलता के पायदान चढ़ते जा रहे थे। वर्ष 1980 में कैलाशपत सिंघानिया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तो मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं और अब तुम इसकी बागडोर पूरी तरह से संभालो। लंबा अनुभव था विजयपत सिंघानिया ने। जब स्वयं को सब निर्णय लेने होते हैं तो फिर एक पारी और अलग हो जाती है। वर्ष 1980 से विजयपत सिंघानिया ने अपनी व्यवसाय की स्टीयरिंग संभाल ली और फिर 2015 तक यानी 35 वर्ष में उन्होंने रेमंड को सफलता की शिखर की बुलंदी पर पहुंचाया और ये साम्राज्य 12,000 करोड़ रुपए का हो गया। एक छोटी सी शुरुआत एक सफर के बाद 12,000 करोड़ का हो गया, जहां रहन सहन सब कुछ उनके अनुसार था। विजयपत सिंघानिया वायुयान में चलेंगे। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया और भारत के जाने माने व्यवसायियों में से गिने जाने लगे विजयपत सिंघानिया। 2015 में जब उम्र 75 से ज्यादा की हो गई तो विजयपत सिंघानिया ने सोचा कि अब व्यवसाय को बेटे के हाथों में सौंप दें। विजयपत सिंघानिया के दो बेटे, एक मधुपत सिंघानिया, दूसरा गौतम सिंघानिया। और होता भी ऐसा ही है कि व्यवसाय हो, संपत्ति हो, जो भी हो, वो जो पुत्र होते हैं उनमें बंटवारा करके दे दी जाती है। बंटवारे का जो क्रम चल रहा था या बंटवारे का जो स्वरूप था, उसमें परिवार में तनाव हो गया था, परिवार के रिश्तों में कसैलापन आ गया था। तो उनके बेटे ने, बड़ा बेटा जो मधुपत सिंघानिया, उसने ये कहा कि हम कुछ नहीं लेंगे, हमको बस ये माफ कर दो, ये संपत्ति सब आपकी है। और हम बस कह के उसने अपने आप को अपने रिश्तों से अलग कर लिया। संपत्ति के जो दायरे होते हैं उससे और ऊपर उठकर उसने एक कदम बढ़ा दिया कि जहां तनाव हो, जहां रिश्तों में अपनापन न हो, जहां रिश्तों में विष भवन हो जाए, तो वहां से हट जाना चाहिए। मधुपत ने अपने को अलग कर लिया। लिहाजा 2015 में विजयपत सिंघानिया ने गौतम सिंघानिया को सब कुछ दे दिया। उस समय उनकी जो संपत्ति थी 12,000 करोड़ रुपयों का आकलन था। सब कुछ देने के बाद मुंबई में अच्छे से रह रहे थे, घर था। बेटे ने बहुत आलीशान व्यवस्था कर रखी थी जो पिता के द्वारा ही थी और 4 भाग थे, 4 माले कह लीजिए, उनमें वो लोग रहते थे। एक में गौतम सिंघानिया खुद रह रहे, दूसरे में पिताश्री, तीसरे में ये जो भाई थे उनके लिए, और 4 माले इसी तरह से थे और 4 मालों में वो लोग रह रहे थे। 2015 की ये बात है। 2015 में कुछ वक्त आगे चला, बेटे को लगा कि ये जो जिसमें रिहाइश है ये शानदार डुप्लेमेस हैं, इन जो एक तरह से मैं ये कहूँ कि जो आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, जिसमें
बहुत आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे हम अगर ज़मीन पे हैं तो उन्हें बंगला कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये चारों भाग बहुत शानदार थे, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित थे। गौतम सिंघानिया के मन में ये आया कि ये मेरे नाम होने चाहिए। सारा कुछ जब मुझे दे दिया है तो यही पापा ने अपने नाम क्यों रखा है और ये भी मेरे नाम हो जाए। जब उनके मन में ये विचार आया तो विजयपत सिंघानिया को जब पता चला तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तुमको सारा कुछ दे दिया है, कुछ रखा ही नहीं मेरे पास, और अब ये जो निवास है वो हम तुम्हारे नाम नहीं करेंगे। इस बात को लेके बाप बेटे में तनातनी हुई, कानूनी प्रक्रिया पर बात आ गई और विजयपत सिंघानिया को अपने ही बेटे गौतम सिंघानिया से वकीलों और दलीलों, शब्द ऐसे हैं जहां किस्मत आदमी के द्वारा लिखी जाती है लेकिन वो निर्धारित ऊपर वाले के द्वारा होती है। लेकिन जब उस निवास को उन्होंने खोया, उन्हें वो अपना निवास छोड़ना पड़ा, तब उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मरने से पहले सब कुछ अपनी औलाद को मत देना। आज वो कमरों के फ्लैट में मुंबई में रहते हैं और बाप बेटे की ये कहानी वास्तव में ऐसी है जो अंदर तक हिला देती है। बाप ने बेटे के लिए सब कुछ किया और बेटे ने ऐसा कोई दर्द नहीं रहा जो बाप को देने की कोशिश न की हो। जो कभी वायुयान में उड़ता था, आज उसके पास चलने के लिए कार भी नहीं है, क्योंकि जो कार थी वो भी गौतम सिंघानिया ने कार ड्राइवर दोनों को बुला लिया था। विजयपत सिंघानिया ने अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बात और की। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को खर्चे के लिए 7 लाख रुपए महीने दे दिए जाएं। मुंबई में खर्चा ज़्यादा होता ही है, तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। जो कभी रेमंड के मालिक हुआ करते थे, एमडी हुआ करते थे, वहाँ से वर्तमान में एक कमेटी थी, उनका बोर्ड था, उससे ये निवेदन कहें या आवेदन कहें या एक बाप की बेटे के प्रति पुकार कहें कि शायद हमारा जीवन को सुगमता से चल जाए, आर्थिक रूप से इतना परेशान हमें ना होना पड़े। वहाँ से एक निर्णय आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ने आपके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, यानी जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं देने को तैयार है। जिन्होंने 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पुत्र मोह में पुत्र को दे दी, आज वो उन्हें मासिक खर्च भी देने को तैयार नहीं है। विजयपत सिंघानिया अब ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां वो अपने को इनकम्प्लीट कहते हैं। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम भी एन इनकम्प्लीट लाइफ। हालांकि वो परफेक्ट मैन है और आत्मकथा का नाम इनकम्प्लीट लाइफ रखा है क्योंकि वो जिंदगी की एक गलती मानते हैं। अगर हमने एक गलती न की होती, देना तो पुत्र को ही था लेकिन मरने से पहले दे दिया, ये हमारा एक गलत निर्णय रहा। आजकल उनका जीवन, उनके द्वारा बैंक में कुछ पैसे जमा किए गए। जब उन्होंने पुत्र को पूरी तरह से सत्तासीन किया, उस समय उन्हें याद नहीं था कि खाते में और पैसे पड़े हैं, और आज वही पैसे जो कुछ लाखों में बताए जाते हैं, उन पैसों से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। अपनी पत्नी आशाबेन सिंघानिया के साथ रह रहे हैं और उनका कहना यह है कि आज हम 87 वर्ष के हो गए हैं, कुछ वर्ष और जीवन के शेष हैं, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हर माँ बाप को एक मेरी कहानी से सबक ले लेना चाहिए कि देना जब संतान को ही है, जीवित रहते सब कुछ मत देना। इसीलिए उन्होंने मुख्यतः एक बात लिखी कि मरने से पहले सब कुछ अपनी औलाद को
मत देना। मित्रों, ये कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसने फर्श से अर्श तक का सफर अपनी दम पर किया और जब उन्हें फर्श पे आना पड़ा तो उसका कारण उसका ही बेटा बना और एक गलती जो उन्होंने अपने जीवन में ही सारा कुछ उसे दे दिया। चल पड़ते हैं। नमस्कार।